शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को जेल में सब कुछ ज्यादा चाहिए। उन्हें सेल बड़ा चाहिए, कूलर या एसी की ठंडी हवा चाहिए, घर का खाना चाहिए, फिसलती पतलून को संभालने के लिए बेल्ट चाहिए, मिलने के लिए पत्नी चाहिए। वैभव कुमार फिलहाल जेल में हैं, नहीं तो उससे मिलने के लिए भी एक याचिका किसी कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से डाल दी गई होती। जब डॉक्टर्स की टीम जांच करने आए तो पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने की इजाजत चाहिए और अब वकीलों से सप्ताह में 2 नहीं बल्कि 4 बार मिलने की इजाजत चाहिए। मतलब कि हर बात की छूट चाहिए और हर बात को लेकर एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता पहले हंगामा करते हैं और फिर कोर्ट में याचिका दायर कर दी जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई तो हुई, लेकिन उनको फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। हालांकि केजरीवाल की पार्टी पिछले कुछ दिनों से हाईकोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि फैसला केजरीवाल के पक्ष में आए, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने के बाद ईडी और जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा। मतलब अगले 5 दिनों तक ये मामला टल गया। अरविंद केजरीवाल की अपनी वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात के अनुरोध वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने भरी अदालत में अपने वकीलों के साथ लीगल मुलाकात की संख्या 4 किए जाने की मांग की। केजरीवाल की इस मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल अथॉरिटी और ईडी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में 15 जुलाई को होगी। ईडी और तिहाड़ प्रशासन को 15 जुलाई तक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाब देना है। वर्तमान में अरविंद केजरीवाल को सप्ताह में 2 बार अपने वकीलों से मुलाकात की अनुमति है। अब वो 4 बार वकीलों से मुलाकात चाहते हैं। जस्टिस न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने इस मामले की सुनवाई की। अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत की 1 जुलाई के आदेश को चुनौती दी। इसमें जेल अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों से सप्ताह में 2 अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति देने के निर्देश देने संबंधी अर्जी को खारिज कर दिया गया था। जेल अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों से सप्ताह में 2 अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति देने के निर्देश देने संबंधी अर्जी को खारिज कर दिया गया था। निचली अदालत के समक्ष दायर याचिका में केजरीवाल ने कहा कि वो देश भर में लगभग 30 मुकदमों का सामना कर रहे हैं और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का आधार पर उन्हें मामलों पर चर्चा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों के साथ 2 अतिरिक्त मुलाकात की जरूरत है। कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ये बताने में विफल रहे कि वो उन्हीं आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 अतिरिक्त मुलाकात के हकदार कैसे हैं जिन पर पहले से आदेश में चर्चा की गई थी और निपटारा कर दिया गया था। अलग अलग याचिकाओं में केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाला के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और जमानत का भी अनुरोध किया। दोनों याचिकाएं उच्च न्यायालय में लंबित हैं। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। पंजाब की जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इस विधानसभा सीट पर तीसरे नंबर पर रही थी और पहले नंबर पर पहुंचने के लिए भगवंत मान ने बाकायदा जालंधर में मकान किराए पर ले लिया और परिवार के साथ प्रचार करने लगे। अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में है, इसलिए उनकी कमी को पूरा करने के लिए गैंगस्टर का सहारा लिया गया। गैंगस्टर को पहले पैरोल पर निकलवाया गया और बाहर आते ही उसे आम आदमी पार्टी के लिए काम करने का जिम्मा दिया गया। मतलब कि खुद को कट्टर ईमानदार और देशभक्त कहने वाली पार्टी अब खुलकर गैंगस्टर्स और घोटालेबाजों के हाथों में खेलने लगी है। अब उसे न तो किसी घोटालेबाज से मतलब है और न ही किसी अपराधी से। उसका इरादा साफ तौर पर किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना है। गैंगस्टर दलजीत सिंह भाना को आम आदमी पार्टी का प्रचार करने की खबर जैसे ही चुनाव आयोग को लगी, आयोग ने तुरंत उसकी पैरोल रद्द कर दी। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार पूरा होने तक पैरोल रद्द किए जाने का निर्देश दिया। भाना पर हत्या के कई ऐसे मामले दर्ज हैं। वो पैरोल पर बाहर आया हुआ था और जालंधर वेस्ट उपचुनाव में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहा था। भाना की पैरोल रद्द किए जाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज किए जाने के बाद जालंधर पश्चिम के उपचुनाव प्रचार की प्रक्रिया के दौरान गैंगस्टर दलजीत भाना को पैरोल दिए जाने का विपक्ष ने कड़ा एतराज जताया था। पूर्व मुख्यमंत्री जालंधर लोकसभा से कांग्रेस के सांसद चरणजीत चन्नी ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर आरोप भी लगाए थे। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जालंधर के डिप्टी कमिश्नर को चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत कराया। भाजपा ने भी इस पर कड़ा विरोध जताया था। भाना की पैरोल पर सवाल उठाए थे। भाजपा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि भाना मतदाताओं को धमका रहा है, विभिन्न पार्टियों को नुकसान हो रहा है, आदर्श आचार संहिता के निर्देशों का उल्लंघन है। भाजपा ने चिंता जताई कि भाना की रिहाई से मतदान के दिन बूथ कैप्चरिंग हो सकती है। चुनाव आयोग ने भाना की पैरोल रद्द करने, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की तत्काल कार्रवाई की मांग की और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग से मांग की। जालंधर पश्चिम उपचुनाव के लिए मतदान 10 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और मतगणना 13 जुलाई को
सोमवार शाम करीब 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 8 जुलाई को शाम 5 बजे के बाद शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी, जिसके बाद शराब की दुकानें 10 जुलाई को शाम के 7 बजे खुलेंगी। यहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत की चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक शीतल अंगुराल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस की तरफ से सुरिंदर कौर चुनाव लड़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को खुश करने के लिए हेराफेरी करके पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स ने रेनोवेशन के नाम पर शीश महल बनाकर खड़ा कर दिया और अब जब केजरीवाल की इन करतूतों की पोल खुली तो विभाग के इंजीनियर्स के तोते ही उड़ गए। उपराज्यपाल की अनुशंसा पर 2 इंजीनियर्स तो निलंबित कर दिए गए, बाकी जो रिटायर हो चुके हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के लिए आदेश जारी कर दिया गया। इसके बाद इन सब के बीच खलबली मच गई। हालात ये हो गए कि अब सेवानिवृत्त हो चुके इंजीनियर्स एक दूसरे पर आरोप मढ़ने लगे और खुद को पाक साफ बताने लगे। सीएम आवास रेनोवेशन मामले में शामिल रहे लोक निर्माण विभाग के प्रधान मुख्य अभियंता AK आहूजा ने दिल्ली सरकार को भेजे गए लिखित जवाब में कहा कि इस मामले में वो नहीं बल्कि उस समय के विभाग के प्रमुख रहे शशिकांत ने आदेश दिए थे। इस मामले में ये पहली बार है कि विभाग प्रमुख रहे किसी अधिकारी का नाम सामने आया। फिलहाल सरकार का सतर्कता निदेशालय मामले की जांच कर रहा है। उधर शशिकांत ने कहा कि ये मामला कभी उन तक नहीं आया। अगर कोई ये कहता है कि उन्होंने कोई आदेश दिया है या वो पेपर सामने आ जाएं, ये पूरा नया विवाद इसलिए सामने आया क्योंकि दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने मुख्यमंत्री के आवास में नवीनीकरण में अनियमितताओं के मामले में जांच करने के बाद जब इसमें आरोपी 7 अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसमें उनसे जवाब मांगा गया। इसमें अधिकतर अभियंताओं ने जवाब दे दिया। इन 7 अभियंताओं में 2 ऐसे अभियंता हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनमें उस समय अधिशासी अभियंता रहे SN धारा और विभाग के प्रधान मुख्य अभियंता AK आहूजा भी शामिल है। आहूजा ने अपने जवाब में कहा कि मैं सितंबर 2020 में सेवानिवृत्त हो गया था, जबकि इस मामले की निविदा अक्टूबर में जारी की गई और कंपनी को काम दिसंबर में सौंपा गया। आहूजा के अनुसार इस परियोजना पर काम शुरू होने पर वे सेवानिवृत्त हो चुके थे। आहूजा ने अपने जवाब में कहा कि मुझे दिए गए कारण बताओ नोटिस का पैरा 94 भी मुझसे संबंधित नहीं है, जिसमें यह कहा गया कि मैंने सलाहकार को नियुक्त करने के लिए अति आवश्यक का उल्लेख किया है। उन्होंने अपने नोटिस के पैरा 16 में स्पष्ट रूप से कहा कि इंजीनियर इन चीफ यानी उस समय के विभाग प्रमुख ने 27 जुलाई 2020 को PR को निर्देशित किया। नोटिस के जवाब के अनुसार उस समय मैं नहीं, शशिकांत इंजीनियर इन चीफ थे। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि कारण बताओ नोटिस के पैरा 94 में सूचीबद्ध अनियमितता मुझसे संबंधित नहीं है। आहूजा को भेजे गए नोटिस में कहा गया कि उन्होंने पुराने निर्माण को तोड़ने की सिफारिश की थी। आहूजा ने अपने जवाब में कहा कि उस समय के प्रमुख अभियंता इंजीनियर इन चीफ द्वारा किया गया था, मेरे द्वारा नहीं किया गया था। जवाब के अनुसार आहूजा ने कहा कि ऐसा लगता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारियों ने मान लिया कि प्रधान मुख्य अभियंता और प्रमुख अभियंता का पद एक ही व्यक्ति के पास था, लेकिन यह तथ्य है कि मैं प्रधान मुख्य अभियंता था। उन्होंने कहा कि मैं 30 सितंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुआ। शशिकांत इससे लगभग 1 साल बाद 30 अगस्त 2021 को सेवानिवृत्त हुए। आहूजा के अनुसार शशिकांत के कार्यकाल के दौरान ही कार्य निष्पादित कर दिया गया था। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है कि कारण बताओ नोटिस गलती से मुझे दे दिया गया है और मुझे बलि का बकरा बनाया गया। वास्तव में इससे शशिकांत को दिया जाना चाहिए था और मुझे नोटिस भेजने के मामलों में कुछ त्रुटि हुई है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल में मामला सियासी हिंसा का हो या फिर घोटाले का, बंगाल की सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन करती, इसके उलट वो पीड़ितों को ही परेशान करने में जुट जाती है और उसे पूरी कोशिश अपराधियों को बचाने की होती है। बड़ी बात यह कि एक अपराधी को बचाने की कानूनी लड़ाई खुद सरकार लड़ती है और इसी काम के लिए ममता बनर्जी ने अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेज दिया था, जबकि सिंघवी TMC नहीं कांग्रेस के सदस्य हैं। ताजा मामला संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न का है। महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीनों को कब्जाने के इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को ही खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच पर रोक लगाए जाने की मांग वाली बंगाल सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया। इसके साथ ही ममता सरकार पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आखिर किसी को बचाने की जरूरत क्या है। अदालत ने पूछा कि आखिर क्यों सरकार किसी को बचाना चाह रही है। अदालत ने इस मामले में बंगाल सरकार की ये कहते हुए भी खिंचाई की कि इस केस में TMC का एक नेता भी शामिल है और उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि ये सभी मामले संदेशखाली से जुड़े हैं, आपने आरोपी को गिरफ्तार करने समेत कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा अदालत ने 10 अप्रैल को दिए गए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जो बातें कही उनमें कुछ गलत नहीं था। इसके अलावा केस को लेकर अदालत ने टिप्पणी की जांच पर कोई असर नहीं दिखेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में ममता सरकार का पक्ष रखा। सिंघवी ने अदालत में कहा कि हाईकोर्ट ये कह सकता था कि ED के अफसरों पर हमले के मामले में CBI जांच करे, लेकिन उसकी ओर से राशन घोटाला भी CBI को सौंप देना गलत है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राशन घोटाले की जांच कराई। इसके अलावा यौन उत्पीड़न के जमीन कब्जाने के मसले पर भी जांच की गई। इस मामले में कुल 42 चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसके बाद भी आखिर क्यों केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, उच्च न्यायालय ने इसकी वजह भी नहीं बताई थी। इस पर बेंच ने कहा कि आखिर सरकार क्यों कुछ लोगों को बचाने में दिलचस्पी ले रही है। इसके अलावा अदालत ने यह भी पूछा कि आखिर मामले में शामिल लोगों को कब अरेस्ट किया गया था। अदालत ने ये जानकारी 29 अप्रैल को ही मांगी थी। जब आखिरी सुनवाई हुई थी तब भी कोर्ट ने पूछा था कि आखिर ममता बनर्जी सरकार शाहजहां शेख को क्यों बचाना चाहती है, जो टीएमसी का नेता है और दबंग है। इस पर बंगाल सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां गलत है क्योंकि उसने सभी संभव कदम उठाए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण, जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए बेंच ने ममता सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। संदेशखाली में टीएमसी से निष्कासित नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप लगे थे। इस मामले में विपक्ष ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।